इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? साइलेंट किलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है, एक इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ओके हार्मोनल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। मतलब डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है नाउ अ डेज इन इंडिया। ओके हमारी टोटल पॉपुलेशन का 11 to 12% इससे अफेक्टेड है। 11% अराउंड 15 to 20 करोड़ इंडियंस आर डायबिटिक। डाइट को आपने ध्यान दिया तो डाइट इज़ अ 90% ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। ड्रग तो मैं बोलती हूँ ड्रग छूट सकता है, कम हो सकता है, लेकिन अगर आपने डाइट और लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लिया तो बिल्कुल ये चीज़ ठीक हो सकती है। इंसुलिन बन ही नहीं रहा बॉडी में, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ओके इस व्यक्ति का ट्रीटमेंट उपचार सिर्फ इंसुलिन लेना ही है। शक्कर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। हमने जो पहले अभी बात करी, इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ हार्मोन, है ना। इंसुलिन बनना या नहीं बनना या ज़्यादा बन के ग्लूकोज का कन्वर्जन नहीं होना इज़ कॉल्ड अ डायबिटीज़। कई बार ये भी होता है कि जहाँ पर यूरिनेट करा है बंदे ने, आप नेक्स्ट डे देखो कई बार उसके आसपास आपको चींटियाँ एंड्स दिखेंगी, बिकॉज उसका यूरिन में शुगर पास हो रहा है, तो वो शुगर के कारण वहाँ पर आपको कई बार एंड्स दिखता है। तो ये भी एक देख के सिम्टम, भी पहले के ज़माने में इसी से डायग्नोस होता था कि अरे ऐसा चींटियाँ दिख रही है, मतलब शक्कर की बीमारी। तो आपने सुना होगा कि ये शुगर का पेशेंट था, फिर इनकी किडनी डैमेज हो गई, फिर ये डायलिसिस पे आ गए। तो ऐसे तो मतलब इसलिए इट्स साइलेंट किलर, जहाँ अलार्म मिल गया वहीं अलर्ट हो जाओगे। हेलो एंड वेलकम टू द हसलर टॉक गाइस क्या आपको पता है हम लोग तो कितना हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, बट आपको ये नहीं पता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको स्लोली किल करती है या साइलेंटली किल करती है। तो आज के बारे में उसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर नैना मिश्रा, जो एक बार साथ हमारे पहले भी पॉडकास्ट में आ चुकी है, जहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर बहुत सारे लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सारी डिस्कशन किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन अ साइलेंट किलर डायबिटीज़ के ऊपर। सो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच धीरज फॉर इनवाइट। सो आज हम अपने सभी व्यूअर्स को डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा एजुकेट करेंगे नेचुरली। तो बताएं आप क्या जानना चाह रहे हैं, हम कैसे इसको स्टार्ट करें। सो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? साइलेंट किलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है, एक इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ओके हार्मोनल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। मतलब डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है नाउ अ डेज इन इंडिया। ओके हमारी टोटल पॉपुलेशन का 11 to 12% इससे अफेक्टेड है। 11% अराउंड 15 to 20 करोड़ इंडियंस आर डायबिटिक। ओके अभी प्री डायबिटिक और ये कुछ फेजेस भी मतलब ऐसा बोलने लगे हैं। वैसे पहले से एक डायबिटीज़ वर्ड यूज़ किया जाता था, अभी कुछ रेंजेस बना दिए कि प्री डायबिटिक एंड लाइक देन डायबिटिक, पर एक क्लियर कट देखें तो 11% पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। अब साइलेंट किलर इसको अराउंड 17 करोड़ देखा जाए ये रेंज आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी ये सभी एज ग्रुप में हम देख रहे हैं। पहले तो रेयरली मतलब हमको मिलता था, वो भी 45 50 55 अक्रॉस होने के बाद में एक कोई रेयर पर्सन किसी को डायबिटिक सुनने में आता था। अभी तो इट स्टार्टेड लाइक बच्चों को 15 साल 17 साल से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो रीजंस और सिम्टम्स ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। साइलेंट किलर जो आपने बोला, साइलेंट किलर इसको इसलिए हम बोलते हैं कि अगर डायबिटिक आप हैं तो वो धीरे 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 आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। पहले तो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ है क्या, ओके है ना। वैसे तो काफ़ी हमारी व्यूअर्स क्लियर होंगे इस बात को लेकर, और फिर भी एक क्रॉनिक डिजीज़ हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारा ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल को क्रॉस कर देता है। ओके ग्लूकोज एज एन हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, रिक्वायर्ड फूड है। कहते हैं जैसे ब्रेन जो हमारा है, इसको वर्क करने के लिए सिर्फ ग्लूकोज की ही ज़रूरत होती है। ओके एनी अनदर न्यूट्रिएंट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ये है, लेकिन विद इन अ लिमिट। अगर ये नॉर्मल रेंज को क्रॉस कर देता है तो उस स्टेज को एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि इस बंदे को डायबिटीज़ है। शुगर लेवल आपका बॉडी में जितना होना चाहिए उसको क्रॉस कर गया, एक्सीड कर गया।
Okay. अब लेवल्स शुगर के हम कैसे डिसाइड करें, तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। आपने ऐसे एक जनरल देखा होगा कि आजकल वो जो पैन टेस्ट भी करते हैं नॉर्मली, है ना, वो इतना रिलायबल नहीं होता है। अगर आपको करना है डायग्नोज आपका शुगर, तो वीनस ब्लड जो यहाँ से सुई डालकर और फिर ब्लड, हाँ, वेन से निकाल कर, या वेन्स जो होती हैं इसको वीनस ब्लड बोलते हैं, वीनस। तो वीनस ब्लड से हम जब टेस्टिंग करते हैं और जो रेंजेस डिसाइडेड हैं मेडिकली, अगर उस रेंज के ऊपर आपका आता है, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डायबिटिक पर्सन। रेंज अगर हम देखें तो इसके दो टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा फास्टिंग स्टेज में। फास्टिंग ऐसे कंसिडर करते हैं कि आपने जैसे जो भी खाना खाया उसके बाद में 8 to 10 आवर्स का फास्ट होना चाहिए। और फिर आप ब्लड लेकर और उसको टेस्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 100 तक है ना, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका है, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ नॉन डायबिटिक नॉर्मल पर्सन। देन 100 to 125 की रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो इट्स अ अलर्ट साइन, प्री डायबिटिक जिसको बोलते हैं। एंड 125 अगर आपने क्रॉस कर दिया है तो डायबिटिक। तो ये तो फास्टिंग लेवल्स हमारे हो गए। एक हम करते हैं जिसको आपने सुना होगा खाना खाने के बाद, जिसको हम पोस्ट प्रेंडल बोलते हैं, पीपी। ये जो शुगर लेवल होता है इससे भी हम डायग्नोस करते हैं, मतलब एक कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसको बोलते हैं, टेस्ट लगाना है तो हमने एक फास्टिंग ले लिया, एक खाना खाने के बाद ले लिया। इसमें कुछ शुगर भी खिलाते हैं, कुछ मीठा भी इसमें आई थिंक ऐड ऑन कराते हैं। सब कुछ होना चाहिए, एक नॉर्मल डाइट, कंप्लीट बैलेंस थाली के बाद में हम लें तो इससे अब हम पता क्या कर रहे हैं कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को कितना मेटाबोलाइज कर रही है। इसलिए सब्जी, रोटी, दाल, चावल, फ्रूट, मतलब सैलेड वगैरह सब कुछ खाते हुए प्रॉपर एक जो हम खाना नॉर्मल खाते हैं उसके बाद में हम इसको टेस्ट करें। तो इसकी भी रेंजेस होती हैं, तो उतना मेडिकली हम ना जाएं, पर हाँ एक नॉर्मली कि 140 तक अगर आ रहा है ये आपका खाने के बाद वाला शुगर तो इट इज़ नॉर्मल। और उसको अगर 200 को एक्सीड कर गया ये तो डायबिटिक हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई, लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर आई कैन से। एक चीज़ जो अभी आपने शायद नहीं, हमारी सोसाइटी इसको लेकर एजुकेट है, बहुत कम अवेयरनेस है, दैट इज़ अ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी टेस्ट होते हैं, जिसको हम बोलेंगे फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट अगर आपने कराया और उसकी रेंज आपकी 2 to 6 के बीच में है तो इट्स ओके। और ये टेस्ट मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति को आफ्टर 30 ईयर्स करा लेना चाहिए। तो एक प्री डायग्नोसिस हो जाता है हमारा कि अगर आपकी बॉडी में ये टेस्ट का रेंज ऊपर नीचे आया है तो बाबा आपको आगे जाके डायबिटीज़ होने का खतरा है। तो हम अभी से अलर्ट हो जाएंगे, राइट? क्योंकि होता ये है कि डायग्नोज कब होता है, जब कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जब कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर डॉक्टर ने बोला ऐसा तो नहीं आपको डायबिटीज़, आप टेस्ट कराओ, तो हमारा डायग्नोसिस ही हो रहा है 40 ईयर्स 45 ईयर्स। तो 30 ईयर्स में अगर अपन एक नॉर्मल सा टेस्ट 200-250 रुपीज़ का कुछ टेस्ट होता है फास्टिंग, इतना सा करा लिया और हमको अगर पता चल गया कि इंसुलिन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, हम अभी इंसुलिन पे भी आएंगे कि व्हाट इज़ इट, तो वहाँ से थोड़ा सा एक हम अलर्ट हो सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके और इस चीज़ से बचा जा सकता है। सो दिस इज़ डायबिटीज़। क्या क्या टाइप की डायबिटीज़ होती हैं? टाइप ऑफ डायबिटीज़ धीरज होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल्स को कई बार हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा एक ब्रीफ करते हैं कि ये होते क्या हैं। उसके लिए पहले हम समझेंगे कि डायबिटीज़ होता क्यों है। हमारी बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन है पैनक्रियास जिसको बोलते हैं। पैनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन एक नॉर्मल सा एक हार्मोन है, जैसे आपने थायराइड हार्मोन सुना, बाकी जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं ऐसे एक हार्मोन है ये, है ना। एक बहुत ही छोटा सा हमारा 1 ग्राम का सिक्रीशन होता है, बीटा सेल्स होते हैं जो ये हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, आपने जो भी खाना खाया उस खाने का डाइजेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, मतलब वो धीरे धीरे ब्रेकअप हुआ और वो ब्रेक होके बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए एंड प्रोडक्ट ना।
जैसे मतलब रेडी टू कंज्यूम, रेडी टू राइट यूज राइट फॉर आवर बॉडी, फॉर आपने जैसे आवर अपने मसल्स। जनरल समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि एकदम चक्कर आते हैं तो अपन क्या करते हैं, वो ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज घोला पी लिया तो इमीडिएट मतलब इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो ये सिंपलेस्ट और लास्ट एंड प्रोडक्ट है फूड का जो कि बॉडी एब्जॉर्ब करती है एनर्जी के लिए। या हम हॉस्पिटलाइज भी होते हैं ना तो तो ग्लूकोज डॉक्टर क्या चढ़ता है ग्लूकोज ना, चढ़ता है ग्लूकोज चढ़ता है, कि इतनी पावर नहीं होती कि खाना पचे, करेक्ट, डाइजेस्ट हो, तो एंड फॉर्म ग्लूकोज हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म है, वेन्स में डाल देते हैं कि मसल को मिल जाए और बॉडी एक्टिव हो जाए। करेक्ट। मतलब ये हमारा बॉडी का मतलब ये अपने फूड का सबसे लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है और अपने को एनर्जी मिलती है। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि हम इस पॉडकास्ट को ना इतना सिंपल चाहेंगे कि एक 5 साल या 6 साल का बच्चा भी समझ देखे जाए। ना तो मैं समझ बिल्कुल जाए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि Yeah. इजीली हम इसको इतने उसमें कन्वे करें कि हर कोई समझ सके इसको। तो हम समझते हैं कि पैनक्रियाज ने निकाला इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, बीटा सेल्स ने, आपने खाना खाया, ग्लूकोज आपकी बॉडी में बन गया। अब भाई ग्लूकोज को लेके जाना है ना आपकी बॉडी में, इतने जो सेल्स हैं वहाँ तक, एक एक सेल तक ग्लूकोज को पहुँचाना है आपको एनर्जी देने के लिए। तो ये जो पहुँचाने का काम करता है ये करता है इंसुलिन। ओके। तो इंसुलिन लेके गया ग्लूकोज को आपके सारे एक एक सेल तक। सेल्स में होते हैं रिसेप्टर्स, यस। है ना, हम सिंपल समझ सकते हैं कि सेल बैठा है दरवाज़ा बंद करके, इंसुलिन गया, ग्लूकोज लेके आया, नॉक किया, दरवाज़ा खुला, उसने ग्लूकोज लिया और अपनी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़, एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। तो अब होता ये डायबिटीज़ में, जो तो आपने मुझसे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ पूछा जी। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसा होता है जहाँ पर पेनक्रिया के जो बीटा सेल्स हैं वही डैमेज हैं, ओके। है ना, इंसुलिन बन ही नहीं रहा बॉडी में, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ओके। इस व्यक्ति का ट्रीटमेंट, उपचार सिर्फ इंसुलिन लेना ही है ना, बाकी किसी तरीके से इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही कम परसेंटेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 11% पॉपुलेशन अफेक्टेड है इस डिजीज़ से, तो हार्डली उस 11% में से 2-3% लोगों को ये वाला डायबिटीज़ होता है। ओके। ठीक है। सेकेंड टाइप हम जो बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, ये होता है मेजरली। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा, जो बीटा सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं, ये इंसुलिन का सिक्रीशन अगर सपोज जितना भी होना चाहिए उससे कम हो रहा है बॉडी में। ओके। अब जब बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है तो वो ग्लूकोज को कैसे लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम इनिशियल लेवल पे जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो ड्रग्स से शुरू करते हैं, दवाइयों से। सीक्रेशन ज़्यादा हो, फॉर्मेशन ज़्यादा हो इंसुलिन का, कि लेवल अप हो जाए सारी जब चीज़ें। इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा तो वो ग्लूकोज को फिर से लेके जाना स्टार्ट कर देगा और लेवल आपका नॉर्मल आ जाएगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज का लेवल पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी में होता है 5 लीटर ब्लड, तो फॉर अ सर्वाइवल 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज अलाउड इन द होल बॉडी। हम खाते दिन भर हैं, 20 ग्राम बन रहा है, 30 ग्राम बन रहा है, लेकिन उतना फास्ट इंसुलिन सिक्रेट होता है और उसको सेल्स तक पहुंचा के बॉडी को फिर से 5 ग्राम के लेवल पे ले आता है। ओके। अगर ये बढ़ा ही रहा तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ज़्यादा भी बढ़ जाए तो? ज़्यादा बढ़ना ही तो डायबिटीज़ है। ओके। है ना, मतलब होना 5 ग्राम से ऊपर नहीं चाहिए। ऐसे हम नॉर्मल बैठे हैं तो जब पूरा खाना खा लिया, वो ब्रेकअप हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, उसके बाद में जो भी ग्लूकोज बना, हमने मीठा खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाए, उसको ब्रेक डाउन होके और सेल्स तक पहुंचाना है, उससे एक्सीड नहीं करना है। और अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो वो स्टेज ही डायबिटीज़ कहलाती है कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा बना हुआ है। अब उसके आउटकम्स पे भी हम आएंगे कि इससे प्रॉब्लम क्या है। इसको नॉर्मलाइज करता है ब्लड शुगर को, ग्लूकोज इंसुलिन नॉर्मलाइज करता है, राइट? इंसुलिन है जी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी मीठा खा रहे हैं, वो ग्लूकोज बनेगा, वो सेल तक पहुंचा देगा बॉडी में, फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे अपन। ओके। अगर इंसुलिन नहीं है तो जो आप खा रहे हैं वो ग्लूकोज जमा होता जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाएगा, उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स फिर होंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में यही होता है कि इंसुलिन इनसफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, जिसको दवाइयों के थ्रू हम पहले इंड्यूस करने की स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर भी नहीं, अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, आप डाइट में फिर भी लापरवाह हैं, जो डॉक्टर्स ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो भाई कितना काम करेगी दवाइयाँ। फिर आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इंसुलिन यूनिट्स डिसाइड करके डॉक्टर वो तय करते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ आपका हो गया।
एक तीसरी चीज़ होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। Okay. ये होता है फीमेल्स में जनरली प्रेगनेंसी के तो टाइम पर। ये ओके ठीक है, ये डिफरेंट टाइप है कि टाइप 3 टाइप में? 2 है ये। टाइप 2 में ही टाइप 2 है, डिफरेंट पार्ट है इसका। पर ये कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग्स के कारण होता है और टाइम बिंग रहता है, मतलब आपका डिलीवरी वगैरह हो गया Between उसके the- बाद में वो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। ओके पर हाँ, फिर भी जिन फीमेल्स को होता है उनको आगे के लिए हाई अलर्ट रहता है कि योर बॉडी इज़ प्रोन टू दिस डिजीज़। तो मतलब विद इन अ टाइम लिमिट आप उस चीज़ को अगर आप क्योर केयर कर लेते हैं तो आगे आप उसके लिए मतलब नहीं हो पाएगा आपको डायबिटीज़ लाइक दिस। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं। अब एक मेन चीज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। Okay. अभी तो हमने ये बात करी कि एक पार्ट में डायबिटीज़ में बीटा तो सेल्स बना ही नहीं बना ही रहे, नहीं रहा इंसुलिन, और इसमें बना रहा है तो कम बना रहा है। कम बना रहा है। ठीक है। अब एक है कि आपका इंसुलिन नॉर्मल बन रहा है हम्म जितना बनना चाहिए, हम्म लेकिन आपने जो रिसेप्टर्स मैंने आपको जो बताया, जो सेल्स में रिसेप्टर रहते हैं जो इंसुलिन का गेट खोलते हैं और शुगर को अंदर लेते हैं, वो बीटा सेल्स। ना जो एक एक सेल में आपके हैं, ओके बॉडी के जो सेल्स हैं जिन पे आपको ग्लूकोज पहुंचाना है, मसल्स तक ग्लूकोज पहुंचाना है, एक एक नर्व एंडिंग तक ग्लूकोज आता है तो ही तो हम वर्किंग एनर्जी हमको मिलती है। तो वहाँ तक पहुंचाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव नहीं करते इंसुलिन को। ओके तो इंसुलिन अपना बहुत कोशिश कर रहा है कि निकलता जा रहा है, लेकिन ग्लूकोज अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट से हो सकता है। मेटाबॉलिक रेट हम जिसको बोलते हैं उसको बढ़ाकर हम इस चीज़ को कर सकते हैं। इसकी भी कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको है और आपने इसको थोड़ा सा लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके कंट्रोल कर लिया, तो रेजिस्टेंस वालों को प्रॉब्लम ये भी होती है कि वेट गेन उनका होता है ऑन द सेम साइड, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है बॉडी में, है ना। तो उनका बहुत सिस्टमेटिक डाइट प्लानिंग करना रिक्वायर्ड रहता है, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने ध्यान रख ली तो रेजिस्टेंस भी ठीक होता है काफ़ी हद तक, और आपको आगे जाके डायबिटीज़ नहीं होगा। अगर आपने, इसलिए मैंने आपको इनिशियली कहा कि आप 30 ईयर्स क्रॉस करें तो एक फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवा लें। उसमें हमको पता चलेगा कि फास्टिंग इंसुलिन की जो हमारी रेंज है अगर उसको एक्सीड कर रही है बॉडी, इट मीन्स कि बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है। तो भाई क्यों बन रहा है? इट मीन्स कहीं रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी में। तो वो विद इन अ टाइम लिमिट आपका डायग्नोज हो गया तो आप अलर्ट हो जाओगे, तो आपको आगे जाके खतरा कम रहेगा डायबिटीज़ होने का। तो ये 3 प्रकार के मैंने आपको बताएं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल। और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप ज़रूर थोड़ा सा, मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल, जिसको हम इग्नोर करते हैं और आगे जाके डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट्स इट। रीजंस क्या होते हैं लाइक डायबिटीज़ के? रीजंस, पहला तो जेनेटिक हम बोल सकते हैं, मोस्ट ये तो जीन्स में है ही, जी, है ना। 30 to 40% में आता ही है अगर जेनेटिक है तो। कॉमन तो है, लेकिन ये सबसे अच्छा अलर्टिंग चीज़ है। अगर मुझे पता है कि मेरे पेरेंटल साइड पर है तो मैं अलर्ट, मुझे हो जाना चाहिए 30-35 के बाद कि ये मेरे जीन्स में आना है। तो अब इसके लिए क्या लाइफस्टाइल को मेरे को अडॉप्ट करना है। होना सही है। लाइकवाइज लेट्स से मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, सो मुझे 18-20 के आसपास ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं? अलर्ट में देखो क्या करोगे, अलर्ट मतलब होना इस मीन्स कि लाइफस्टाइल पे आप हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट थिंग मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर किसी को लाइक डायबिटीज़ है तो लोग यही सोचते हैं कि यार शुगर कम लेना, शुगर का इंटेक, क्या ये सही है? ये बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। शक्कर खाने से कभी डायबिटीज़ नहीं होती। ओके। डायबिटीज़ होने के बाद अगर आप रेगुलेटरी डाइट पर नहीं हो, अगर आपकी शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आती है, तब रेस्ट्रिक्ट करते हैं शक्कर खाने को। ओके। शक्कर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। हमने जो पहले अभी बात करी, इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ हार्मोन, है ना। इंसुलिन बनना या नहीं बनना या ज़्यादा बन के ग्लूकोज का कन्वर्जन नहीं होना इज़ कॉल्ड अ डायबिटीज़। अब जो अपन पेरेंटल साइड से है और अलर्ट होने की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली अ लाइफस्टाइल अलर्टनेस। ओके। एज पर लाइक आप बता रहे हो 18-20 ईयर से, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ से वेट गेन, हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, वेट गेन की कई बार प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लाइफस्टाइल अगर आपकी ठीक नहीं है, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, प्रॉपर नहीं खाना, तो वहाँ से वेट गेन शुरू होगा और आप धीरे 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 इसमें आएंगे। खाने से डायबिटीज़ कभी नहीं होता, लेकिन
ओबेसिटी से डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपके जीन्स में हैं ऑलरेडी और आप फिर भी इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ आपके इसमें आएगी ही। तो पहला रीज़न हम इसका जेनेटिक बोल सकते हैं। ओके। दूसरा ये जो हमने डिस्कस करा, कोई चीज़ इनहेरेंट है लाइक बाय बर्थ है तो उसको तो हम नहीं रोक सकते, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 बाय डायबिटीज़ बर्थ भी होती है ये जो हमने बताया, इंसुलिन नहीं बन रहा है, बीटा Okay. सेल्स ऑलरेडी मतलब डैमेज ही है, बॉडी में ही कुछ कमी है। ऑटो इम्यून अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको तो कंट्रोल नहीं करा जा सकता। जी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस हुए सपोज, है ना, उसके लिए हमने कोई एंटीबॉडी, सपोज जैसे मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाऊँ कि कोरोना हुआ था, जी। कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन लिए, अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो एंटीबॉडीज़ या जो वैक्सीनेशन प्रिपेयर करे, तो उसको तो नहीं पता कि अंदर जाके किस चीज़ को मतलब किल करना है। अब सपोज ऐसा हुआ कि वो एंटीबॉडी बना उसको किल करने के लिए था, लेकिन जो पैनक्रियास के जो सेल्स है उनका भी स्ट्रक्चर फंक्शन बिल्कुल दिख रहा वैसा ही है, तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन ने जाके उसको भी किल कर दिया, एंड कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो जो इंसुलिन बनना चाहिए था वो बीटा सेल्स ही मर गए। तो कई बार ऐसे कुछ बहुत रेयर होता है, पर इन केसेस में भी हो सकता है डायबिटीज़। फिर लाइफस्टाइल अगर आपकी ख़राब है तो, या ओबेसिटी आपको है तो, इन सब का आउटकम भी होता है डायबिटीज़। तो ये रीजंस होते हैं जनरली। ओके। सो इसमें मेरे को ये सबसे ज़्यादा क्लियर हुआ चीज़ कि शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं बिल्कुल होती नहीं, है। शुगर तो खाने से नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और ये मतलब ऐसे एक जनरल मिथ है, बच्चे भी ये बोलते हैं मीठा मत खाओ डायबिटीज़ हो जाएगी। मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, डायबिटीज़ है और फिर भी कंट्रोल नहीं है तो मीठा मना किया जाता है कि भाई ऑलरेडी बॉडी सफ़र कर रही है, आपका लेवल कहाँ 100 होना चाहिए और आपका आ रहा है 150 160 टेस्ट के बाद में, तो वैसे ही बॉडी में इतनी शुगर है तो और मीठा मत खाइए, इसलिए मना करा जाता है। ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं कि को पता पड़े कि डायबिटीज़ हो चुकी है या होने वाली है? आसान भाषा में अपन बात करें अगर धीरज, तो हर कोई तो देखो अपने इतना अभी मेडिकली अवेयरनेस नहीं है कि ज़रूरत क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। मतलब ऐसे तो होना चाहिए कि आफ्टर सम एज 35-40 के बाद में कुछ रूटीन टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हमको कराते रहना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं करवाते जनरली। जिनको हो जाता है वही नहीं करवाते हैं, साल 2 साल, फिर कभी कुछ एकदम दिक्कत होती है तो बोलते हैं चलो यार बहुत दिनों से टेस्ट नहीं कराया, करा लेते हैं। तो वैसे तो अवेयरनेस पार्ट पे मैं बोलूँगी कि अगर कराते रहें टेस्ट तो अर्ली सिम्टम्स में ही हम डायग्नोस कर लेंगे कि प्रोन टू है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा कि कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो कि नाइट यूरिन रहती है ना, बार बार नींद खुलना और यूरिन आना, ये एक डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है, अर्ली सिम्टम। दूसरा सिम्टम, क्योंकि यूरिनेशन ज़्यादा होता है इसलिए बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उस व्यक्ति को प्यास ज़्यादा लगती है ना, प्यास ज़्यादा लगती है। थर्ड थिंग, कई बार ये भी होता है कि जहाँ पर यूरिनेट करा है बंदे ने, आप नेक्स्ट डे देखो कई बार उसके आसपास आपको चींटियाँ, एंट्स दिखेंगी, बिकॉज उसका यूरिन में शुगर पास हो रहा है, तो वो शुगर के कारण वहाँ पर आपको कई बार एंट्स दिखते हैं। तो ये भी एक देख के सिम्टम्स, ये पहले के ज़माने में इसी से डायग्नोस होता था कि अरे ऐसा चींटियाँ दिख रही है मतलब शक्कर की बीमारी, मतलब लाइक वेरी सिंपल डायग्नोसिस। और रीजंस और सिम्टम्स में दिखता है क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा है। अब शुगर ज़्यादा है, इसको अपन बहुत ही सिंपली समझ सकते हैं, मीठा जैसे हमको पसंद है ऐसे बैक्टीरियाज को भी पसंद है। तो जिस व्यक्ति की शुगर ज़्यादा रहती है, लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज़ हाई, वहाँ उसको अगर कोई चोट लगेगी तो वो नहीं भरती। क्यों? क्योंकि छोटा सा वुंड हुआ, कोई भी कट हुआ, अब वो ब्लड बाहर निकला, ब्लड मीठा है, तो वहाँ बैक्टीरियाज ज़्यादा जाकर बैठते हैं तो उसको भरने नहीं देते। तो किसी की भी डिलेड हीलिंग हो रही है अगर, तो वहाँ पर भी समझना चाहिए कि हो सकता है इसको शुगर है। तो ये कुछ 2-4 सिम्टम्स हैं जो कि इजीली हम घर पे भी अपने को समझ में, अगर फ्रीक्वेंट दिख रहा है कि ये बाथरूम जा रहा है, या फ्रीक्वेंट इसको पानी ज़्यादा लग रहा है, भूख ज़्यादा लगती है, कई लोगों में एकदम से सडन वेट लॉस होता है, डायबिटिक्स का एकदम वेट लॉस होता है, तो ये कुछ क्लिनिकल ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे अपन एक डाउट हो सकता है कि हाँ इसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो देन वी शुड गो फॉर ब्लड टेस्ट टू कंफर्म एंड देन टू प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपने बताया कि एक एक्सट्रीम शुगर लेवल जो हम यूरिनेशन के टाइम थोड़ा
शुगर इंक्रीज होना, राइट। उसके बाद सडन वेट लॉस, और एक चीज़ आपने और क्या क्लियर करा, प्यास ज़्यादा लगना, डिहाइड्रेशन होना, हाँ राइट। प्यास ज़्यादा लगती है क्योंकि यूरिन ज़्यादा हो रही है, जी। पानी बॉडी का निकल रहा है, तो नेचुरली प्यास बॉडी मांगेगी, है ना। जी। प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, यूरिन ज़्यादा आना रात में, वो भूख भी ज़्यादा लगना भी इसका हाँ कॉज है। भूख ज़्यादा लगता है, कॉज नहीं सिम्टम, सो सिम्टम्स, है ना, एक्सट्रीम थोड़ा एक्सट्रीम। खाना। तो उसके बाद में हमारा वेट लॉस ज़्यादा होता है, एकदम जी। से फ्रीक्वेंट सडन वेट लॉस होता है हम्म। डायबिटिक पर्सन्स का। और चोट ना भरना, कोई भी घाव हुआ है तो वो भरता बहुत धीरे धीरे है। ओके, ये चीज़ें हमको अगर दिख समझ में रही आई, हैं, दिख रही हैं, तो हम जाके किसी से कंसल्ट कंसल्ट करें। ओके। तो ब्लड टेस्ट करवाएं या किसी अच्छे डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाकर डिस्कस करें, ओके, तो फिर वो हम डायग्नोस कर पाएंगे। डायग्नोस कर पाए। अगर डायबिटीज़ निकल गई, है ना, और हमारा लाइक क्यों, मतलब हम लोग का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? डायबिटीज़ के, जी। डायबिटीज़ तो भाई साइलेंट किलर है, हमने जी। पहले ही शुरुआत में एक वर्ड यूज़ करा था। जी। तो नंबर ऑफ थिंग्स डायबिटीज़ से होंगी। अगर आपका अर्ली डायग्नोस हो गया तो वेरी लकी। अगर ये चीज़ काफ़ी दिनों से बॉडी में थी तो अंदर क्या क्या किल कर चुकी वी डोंट नो, ओके। है ना। लेकिन हाँ, हर चीज़ ये डैमेज करती है, लेकिन 3 चीज़ों में मेजरली इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम न्यूरोपैथी। पहली चीज़, न्यूरोपैथी में ये होता है कि नर्व्स, जैसे हमारी जो मोटर नर्व्स रहती हैं, या ये जो हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती है, हर मैसेज की भूख लगी, प्यास लगी, या जैसे हमने ये मारा तो ये हमको एहसास हुआ, चिमटी खोड़ी एहसास हुआ, गुदगुदी करे एहसास हुआ, तो ये नर्व के एंड्स जो होते हैं ये सेंसलेस हो जाते हैं। तो ये भी नर्व किलर आल्सो। हाँ, नर्वस सिस्टम पे सबसे ये पहले लेटर effect होता बहुत आगे एडवांस स्टेज में होता है, एकदम इमीडिएट नहीं होगा। इससे ऐसा नहीं कि आपको ये हो गया, मतलब ये हो गया तो अपन डायग्नोस करने जाएं। तभी बोलते हैं कि चूहे काट के नाइट में चूहे खा जाते हैं, पाँव पता ही नहीं पता पड़ता, नहीं ही चलता, पड़ता पता है नहीं चलता। और डायबिटिक ये पर्सन सबसे पहले को। शुरू होता है लोअर लिम्स से। ओके। मतलब आप गुदगुदी करो उस व्यक्ति को, उसको पता नहीं चलेगा, Feel बिकॉज नहीं उसकी होगा। जितनी नर्व मोटर्स है ना, ये न्यूरोपैथी इसको बोलते हैं। बहुत मेडिकल तो अपन नहीं जाते, सेंसेशंस उसकी झुनझुनी आना, गुदगुदी होना, ये बंद हो जाती हैं। दूसरा रेटिनोपैथी बोलते हैं। रेटिनोपैथी मतलब जो आइज़, इनमें बहुत नर्व्स होती हैं, बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं ब्लड सप्लाई करने के लिए। अब आपके ब्लड में शुगर ही शुगर है ना, तो उसने वहाँ जाके उनको भी कमज़ोर कर दिया। तो ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखना, मायोपिया बोलता है हाँ, ये तो हम मतलब उसमें चले जाएं, जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जी। तो जिस मतलब जो चश्मे का नंबर होता है उसको ऐसे डायग्नोस करते हैं। पर डायबिटीज़ वाले बंदे का जो होता है रेटिना डैमेज होता है, मतलब आंखें कमज़ोर होना, एक सिंपल भाषा में हम बोलें तो। जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई, आपने दवाएं भी शुरू कर दी, लेकिन लाइफस्टाइल इम्प्रूव नहीं करी, शुगर लेवल बॉडी में बना ही हुआ है, आप तभी भी मीठा खा रहे हैं, तो जब अवॉइडेंस आपका स्टार्ट होता है, ये दीज आर नॉट द इनिशियल सिम्टम्स कि एकदम से पता चल रहा है, उसको डिले करते 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 फिर ये लेटर ऑन साइड इफेक्ट है कि आंखें डैमेज होती हैं, कैटरेक्ट होना, ठीक है। एंड थर्ड इज रीनल। ये कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं, आंखें और किडनी में भी ऐसी थाउजेंड्स मिलियन बिलियंस ऑफ कैपिलरीज होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए। तो जहाँ ये ज़्यादा हैं वहाँ जितना ब्लड शुगर वाला है तो उसको डैमेज करेगा, कर देगा। और किडनी का मेन फंक्शन रहता है कि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को वो फिल्टर करके बॉडी से डिटॉक्सिफाई करती है, बाहर निकालती है। तो किडनी डैमेज होती है, तो ये तो सबसे बड़ा टॉक्सिक हो जाएगी पूरी बॉडी में, राइट, टॉक्सिफिकेशन से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब फिर उसके बाद तो कहानी शुरू हो गई। अगर किडनी आपकी डैमेज हो गई तो आपकी बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। क्रिएटिनिन लेवल बॉडी का बढ़ेगा। क्रिएटिनिन इज ए मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन आपने खाया ना, उसके बाद में वो आखिरी में टूट के जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्रिएटिनाइन होता है। वो बॉडी से बाहर नहीं निकला, मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। फिर आपने सुना होगा कि ये शुगर का पेशेंट था, फिर इनकी किडनी डैमेज हो गई, फिर ये डायलिसिस पे आ गए। तो ऐसे तो मतलब इसलिए इट्स साइलेंट किलर। जहाँ अलार्म मिल गया वहीं अलर्ट हो जाओ भाई। एवरीथिंग विद एवरीथिंग, लाइफस्टाइल, डाइट, ड्रग, बिल्कुल अटेंटिव लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। साइड इफेक्ट्स बहुत खराब है। फिर ओबेसिटी, अगर मैंने आपको जो इनिशियली बताया था इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको आपने इग्नोर किया तो बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है पर ग्लूकोज तो मेटाबोलाइज करने लायक है ही नहीं। तो उसकी कुछ मेडिकेशंस अगर बोली इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर दी अपन ने
तो ठीक है, नहीं तो वो ग्लूकोज का बॉडी में इकट्ठा होता होता फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बंदे वेट गेन स्टार्ट कर देते हैं। तो ओबेसिटी इसका एक आउटकम हो सकता है। फिर अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ गई है तो नेचुरली आपकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज बढ़ गया है। अब जब फैट परसेंटेज बढ़ गया है तो वो काय पे अफेक्ट करेगा, आपके हार्ट पे। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होना शुरू होंगी। पहले बीपी होगा, उसके बाद में हार्ट डिजीजेस होंगी। तो मतलब होल सर्कल, लाइक पूरा एक चीज़ अगर बॉडी में ख़राब हुई, उसको डायग्नोज करके आपने उसी टाइम नहीं रोका तो ऐसे धीरे 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 सब चीज़ें होती हैं। ओवरऑल बॉडी पे पूरे साइड इफेक्ट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होना ही है। साइलेंट किलर। अब आपका जब ओबेसिटी है, फैट बॉडी में ज़्यादा है, हार्ट पे उसने अफेक्ट किया, देन धीरे धीरे अब उसको भी अगर आपने कंट्रोल नहीं करा तभी भी खा रहे हैं, क्योंकि अपने टेंडेंसी क्या है कि खा लो, एक गोली ज़्यादा खा लेंगे। मतलब पहले चोट लगाएंगे और फिर दवा लगाएंगे, ऐसा। तो ये चीज़ है। और उसके बाद फैटी लीवर। तो आप लाइकवाइज हम यही करते हैं ना कि थोड़ा आज बाहर का खा लेते हैं, जिम में ज़्यादा वर्कआउट कर लेंगे। ये भी कर ही रहे हैं, जिम में ज़्यादा वर्कआउट कर ले तब तक तो चलो बॉडी हेल्दी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो तो प्रैक्टिस में होना चाहिए कि आपने अगर हैवी खा लिया तो नेक्स्ट मील बैलेंस कर लिया, या आज ज़्यादा खा लिया तो कल वर्कआउट ज़्यादा कर लिया, दैट इज़ अ गुड हैबिट। वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, डायबिटिक्स में हमारी मेंटेलिटी ये है, वो समझ जाते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा, अपना 8 यूनिट का है, आज इंसुलिन डॉक्टर ने बोला हुआ है, अपन चलो अब 2 आइसक्रीम खा ली, इतने यूनिट बढ़ा लेते हैं, उसमें क्या है। तो मतलब दे आर प्लेइंग विद द बॉडी। इंस्टेड आपको फास्टिंग रखना सीखो, दवाई को बैलेंस करो। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं बीइंग अ डाइटिशियन अगर किसी डायबिटिक पर्सन को काउंसिल करती हूँ और बोलती हूँ कि आपका ऐसा पूरा लाइफस्टाइल तो सिटिंग है, पूरा सीडेंट्री है, तो अपन डिनर लाइट कर लेते हैं। तो वो बोलता है नहीं मैडम, दवाई खानी है तो डिनर लाइट नहीं करूँगा। तो मैं उसको बोलती हूँ तो डिनर करके करना भी क्या है, आपने सोना ही तो है, ऐसा कुछ एक्टिव वर्क है क्या? तो अगर अपन डिनर को बिल्कुल लाइट कर लें, नहीं दवाई खाऊंगा तो मैडम फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब शुगर लो हो जाएगी। तो हम उसको ये समझाते हैं कि तो दवाई का डोज कम करना भाई, तेरे को ज़रूरत नहीं है इतने खाने की, तो अभी तो डिनर कम कर सकता है, दवाई को रेगुलेट करना सीखो, पर अपने दवाई उतनी खानी है, उसके लेवल में खाना खाना है, ज़रूरत हो चाहे नहीं हो। समझ रहे हैं हम बात को? समझ रहा हूँ। ये चीज़ है। तो आउटकम्स तो बहुत सारे मैंने आपको गिना दिए। कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि लाइक किसी ने डायबिटीज़ को हल्के में लिया, देन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसको बहुत भारी पड़ गया? फैमिली में ही है मेरे कई। ओके, क्या उनको क्या हुआ एक्चुअली, उन्हें जब डायबिटीज़ को अर्ली स्टेज पे? रिलेशनशिप तो नहीं डिस्क्लोज करती, लेकिन फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज मैं हमेशा से, जब मतलब मैं तो डाइटिशियन हूँ लाइक लास्ट 23 ईयर्स से, तो मैं अलर्ट करती थी वेट ज़्यादा है, वेट कंट्रोल करो। ओके। तब बॉडी एक्टिव थी क्योंकि एज कम थी जी। अब वो वेट के बाद में आउटकम्स यही होने हैं कि अगर अभी वेट कंट्रोल नहीं करा तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगी, मेटाबॉलिक दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो डायबिटीज़ हुई। तभी भी अलर्ट करते रहे कि डायबिटीज़ हो गई है, अब वॉक करो, अभी भी एक्सरसाइज पार्ट को कवर करो, डाइट को कंट्रोल करो। पर कुछ फूड चॉइसेस ऐसी थी, कुछ लाइफस्टाइल ख़राब थी, उसको भी तब कंट्रोल नहीं करा। तो वो आज अब क्या धीरे धीरे एज बढ़ती है, तो हम तब नहीं, अब नहीं रेकमेंड कर सकते कि ना आप वॉक करो, अब रनिंग करो, अब जिम करो, अब तो हेल्पलेस हो गए। तो उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब वही जो मैं आपको बताया कि किडनी भी डैमेज हुई है। किडनी डैमेज होने के कारण क्या होता है, बहुत सारी डाइट में रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। अब आपको ये नहीं खाना, अब आपको पानी भी गिन के पीना है, प्रोटीन भी चुन के खाना है। तो सो मेनी केसेस ऐसा मैं एक बता रही हूँ आपको, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, यू वोंट बिलीव, कि इन एज ऑफ आई थिंक 73-74 अब वो नहीं रहे मेरे पेशेंट, तो उनकी शुगर फास्टिंग चलती थी 420। ओके। एंड सच अ स्टबन पेशेंट ही वाज, कि वो सुनते नहीं थे किसी की, लेकिन अब मन में आ गया। ही फॉलोड माई डाइट फॉर 3 months ओनली, 3 months एकदम प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, और उनका डायबिटीज़ रिवर्स किया था हमने इन दैट एज। तो नॉन डायबिटिक तो नहीं, पर उनकी काफ़ी चीज़ें, इंसुलिन के यूनिट्स कम हो गए थे, इंसुलिन से वो ड्रग्स पे आ गए थे। तो इस एज में भी कर सकते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल आपने अच्छे से प्रॉपर कर लिया और डाइट को आपने ध्यान दिया, तो डाइट इज़ अ 90% ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। ड्रग तो मैं बोलती हूँ, ड्रग छूट सकता है, कम हो सकता है, लेकिन अगर आपने डाइट और लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लिया तो बिल्कुल ये चीज़ ठीक हो सकती है। करें, मैंने काफ़ी पेशेंट्स ठीक करें हैं।
तो हमेशा के लिए मतलब 100% ड्रग छूट नहीं सकता, पर डोज टैपर हो सकता है, आप अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं, आप बाकी बीमारियों से बच सकते हैं फॉर श्योर। अब जैसे हमको ये पता पड़ गया कि डायबिटिक है या होने वाली है, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योर 2 टाइप का होता है धीरज जी। इसमें, एक तो मेडिसिनल तो कंपलसरी है ही, हम्म, उस पार्ट पे तो मैं नहीं जाऊंगी बीइंग अ डाइटिशियन, वो तो डॉक्टर्स ही बेटर डिसाइड करते हैं। एंड वंस इट इज़ डायग्नोज्ड तो यू मस्ट गो टू सम डायबिटोलॉजिस्ट, गुड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो आपके डोजेस सेट करके दें। अब ये डोजेस भी क्योंकि जो सेट होते हैं ये आपके वेट के अकॉर्डिंगली है ना, ओके। देन आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसके अकॉर्डिंगली, आप क्या खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली, दे आर द बेटर जज टू सेट योर मेडिसिन्स। ओके। बीइंग अ डाइटिशियन हम एंड लाइफस्टाइल कोच, हम जो प्लान करते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं या कैसे इसके जो आउटकम्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि आगे और रिस्क ना बढ़े। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बंदा सामने है डायबिटिक, उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम अभी और किसी इशू को ना डिस्कस करते हुए सिर्फ ये देखते हैं कि डायबिटिक पर्सन की डाइट कैसी होना चाहिए। ओके। तो 3 मेजर चीज़ें होती हैं हमारे खाने में, थाली में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, जिन तीनों की ही ज़रूरत बॉडी को है। मैं पहले इनिशियल बता चुकी हूँ, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी का, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। डायबिटिक बंदा भी है, उसको भी देना पड़ेगा अप टू अ लिमिट अकॉर्डिंग टू हिज मेडिकल कंडीशन। तो जो हमारी प्लेट है, इसको हमको सबसे पहले मैं बोलती हूँ अपने पेशेंट को कि साइज ऑफ प्लेट छोटा कर लो। ओके। है ना। सो डाइट को लेके अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो होता है माइंडफुलनेस। ओके। कि हमको ऐसा लगता है ना कि मन भर के खाया। तो ये 70-80% मेरे पेशेंट्स में मैं देखती हूँ कि अगर अपन ने उनको पोर्शन कंट्रोल बोला तो उनका वो पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप प्लेट साइकोलॉजिकली उसको करने के लिए थोड़ा सा साइज ऑफ प्लेट छोटा कर लें, तो ऑटोमेटिक पोर्शन आपके छोटे हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हमको एजुकेट करनी पड़ती है उनको, क्योंकि एकदम से मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होता। 40-45 ईयर्स तक एक जैसी लाइफ लीड करने के बाद में एकदम से सडन चेंजेस डाइट में होगा वो बहुत हार्डली एक्सेप्ट करते हैं लोग, है ना। अब सबसे पहले ये चीज़ कर ली तो हमारी एक साइकोलॉजिकल चीज़ हो गई। अब डाइट में हम देखें तो जो 3 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन हुआ, सभी ने सुना है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि जनरली एक मिथ में है कि कार्ब 0 कर दो, ठीक है, और फैट बिल्कुल मत लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको इसमें से ऑप्ट करना पड़ता है कि किस तरीके के प्रोटीन लेने हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और कौन से फैट्स लेने हैं। लेना तीनों ही चीज़ें पड़ेंगी। तो हम एक एक चीज़ की बात करते हैं ताकि व्यूअर्स को थोड़ा क्लियर हो इस चीज़ के लिए। तो बात करें हम प्रोटीन की, अगर बंदा सिर्फ डायबिटिक है और उसको दूसरी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम एक जनरलाइज डायबिटिक प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को इसके साथ में किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस पे है या ऐसा कुछ भी है, तो आप किसी एक्सपर्ट की सजेशन लेने के बाद ही इसको फॉलो करें। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ डायबिटिक प्लान की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रोटीन्स अच्छी क्वांटिटी में, गुड हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट हमको लेना चाहिए। हाई फाइबर हाई प्रोटीन जी, दैट विल कम फ्रॉम। अब प्रोटीन के हम सोर्सेज की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन जितने भी फूड होते हैं वो सारे प्रोटीन रिच होते हैं। लेकिन जनरली मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि डायबिटिक पर्सन को ओबीज होने के भी चांसेस रहते हैं। या तो मेरे पास में ऑलरेडी ओबीज ही आता है या फिर चांसेस रहते हैं। तो हम जितना नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के साथ में जाएं, वेजिटेरियन वीगन प्रोटीन्स या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ जाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये क्या होते हैं, ये तो हमारी टर्म्स हैं। सिंपल जो हमारे लेंटिल्स हैं, जैसे जो दालें हैं, छोले, राजमा, चवला, सोयाबीन, ये सारी होल जो दालें होती हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं। तो इनसे आप प्रोटीन की पूर्ति अपनी करें। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, दूध हुआ, घर का बना पनीर हुआ, घर का बना और बाहर का पनीर बना, बाहर के प्रोसेस्ड पनीर रहते हैं, मतलब उसको प्रॉपरली चक्का जमाने के लिए और उतना स्मूथ बनाने के लिए कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन की जाती हैं। जो वैसे वंस अ वाइल आप खा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन डेली बेसिस पे अगर आपको प्रोटीन लेना है तो हमेशा प्रेफर करें कि आप घर का, जिसको छैना बोलते हैं, दूध फाड़ के घर में जो बनाते हैं पनीर, वही आप लें। क्योंकि बाहर अब क्या एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो तो नहीं पता, पर लेकिन फिर भी उसको जमाने के लिए कुछ चीज़ें उसमें ऐसी रहती हैं जो डेली बेसिस पे आप लेंगे तो आपके लिए हैवी ही रहेंगी।
तो बेटर है आप दूध लें, दही लें, पनीर लें, ये हम्म। प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, वंस वाइल आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं। दालें मैंने आपको जो बताई, डेली आप अपने हर मील में दाल रखिए, है ना, अनटिल अनलेस कोई ऐसा प्रोटीन वाला इशू आपको नहीं है, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम है, बार बार आपको बोल रही हूँ। फिर दालों से बने चीज़ें जैसे चीले हो गए, मूंग दाल का चीला है, बेसन का चीला है, मिक्स दाल का चीला है, ये चीज़ें सारी आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी और ये डायबिटिक पर्सन के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो सकता है। ओके। तो ये हमारी प्रोटीन के सोर्सेज हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर हम ब्रीफ करते हैं। सारी खड़ी दालें, छोले, राजमा, चवला, सोयाबीन, ये सभी के घर में नॉर्मली उपलब्ध रहती हैं। उसके बाद में नॉर्मल दालें जो हम खाते हैं डेली, मूंग की दाल, उड़द की दाल, एनी दाल। उसके बाद दालों से बने प्रोडक्ट, ठीक है, स्प्राउटेड, स्प्राउट्स, मूंग, मोठ, चना, बेस्ट ब्रेकफास्ट, ये आप लेते हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर, छेना, दूध, दही, ये सब हाई प्रोटीन चीज़ें हैं। तो इनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं किसी भी डायबिटिक डाइट में। ओके। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक होता है सिंपल। कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसको बॉडी में जाकर टूटने में टाइम लगेगा। सिंपल क्या हो गया, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये शुगर बढ़ाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं हमारे टॉपिक से। एक चीज़ आपने सुनी होगी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो बहुत ही प्रचलित है कि आज डायबिटिक पर्सन कुछ भी खाने जाता है तो देखता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो बॉडी में ऐसा फूड आप लें जिसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, अंडर 50, अंडर 40, अंडर 50, तो वो आपके ब्लड की शुगर स्पाइक को एकदम से नहीं बढ़ाता। तो जितने भी आप सिंपल फॉर्म पे जाते जाओगे, मैदा, मैदे से बनी चीज़ें, शुगर, स्वीट्स, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं। वाइट राइस, तो इनको हमको अवॉइड करना है, सिंपल। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स, जैसे होल ग्रेन्स, है ना, ज्वार, बाजरा, मिलेट, ओट्स, किनोआ, आपने सुना होगा, है ना, ऑल द ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, ठीक है, पीसे हुए नहीं, ऐसे मतलब जितने भी रोटी वोटी नहीं, उनकी रोटी खाओ ना, पीसे ऐसे से जो मैं आपको पता, मैदा बहुत रिफाइंड नहीं चाहिए हमको। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राउन राइस की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, फाइबर्स की क्वांटिटी अच्छी होना चाहिए। तो इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लेने से आपको कोई डायबिटीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करें फैट की, तो फैट में भी हमको जो ऑयल है, घी है, बटर है, चीज़ है, ये हमारे वेट के अकॉर्डिंगली और हमारे एज के अकॉर्डिंगली जितना होना चाहिए उसको एक्सीड नहीं करना है। फैट भी दो प्रकार के होते हैं, आपने सुने होंगे, गुड फैट एंड बैड फैट। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड नहीं, गुड फैट मतलब जो आपके हार्ट फ्रेंडली रहते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल, यस। तो ये होते हैं हाई डेंसिटी लिपिड्स, इनको बोलते हैं, जो आपके हार्ट फ्रेंडली रहते हैं। ये आपको कहाँ मिलते हैं, जितने भी नट्स होते हैं, आपने सुना होंगे, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यू, यस, कैश्यू फिर भी कम, लेकिन जो बेस्ट हैं डायबिटिक्स के लिए, दैट आर आलमंड्स, वॉलनट्स, यस, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के जिनको बोलते हैं, पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, इन सब के अंदर गुड क्वालिटी फैट होता है जो आपके बैड फैट को नहीं बढ़ने देता। बैड फैट क्या हो गया, घी, चीज़, मेयोनीज, ज़्यादा तेल, ज़्यादा तला हुआ। एक नॉर्मल लेवल तक तो तेल ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को अपने को अवॉइड करना है। बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, तली हुई चीज़ें हो गई, पर हाँ, अगर आपको फैट बॉडी में इनकॉर्पोरेट करना है तो इन गुड फैट के थ्रू आप जा सकते हैं। ऑलिव ऑयल इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप अपने किसी भी सैलेड पे इसका ड्रेसिंग डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। कोकोनट ऑयल, इट इज़ गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑलिव ऑयल इज़ बेस्ट फॉर दिस थिंग्स। तो इनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं और गुड फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, और ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स की हमने बात करी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब वाइटामिन, मिनरल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डायबिटिक पर्सन्स। लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, जितना आप खाएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए, डायबिटिक्स के लिए अच्छा होगा। अब उसमें भी हमको बस थोड़ा सा ये देखना है
कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट आप लें। वैसे Okay. नई स्टडीज़ जो भी आई हैं उनमें फ्रूट कभी भी हार्मफुल नहीं बताया गया डायबिटिक्स के लिए। मैं अपने पेशेंट्स को इवन मैंगो खाने के लिए भी मना नहीं करती। बस ये है कि आपने अगर लिया है मैंगो तो आप कोशिश करें कि दिन के समय आप ले लें ताकि वो मेटाबोलाइज हो जाए। दूसरा चीज़, अगर आपने आज आम खाया है तो आप चावल मत खाइए, ओके, ऐसे उसको रिप्लेस कर लीजिए। और लॉट ऑफ सैलेड, जितना आप फाइबर लेंगे उससे आपको फुलनेस रहती है। तो इस तरीके की डाइट अगर आप लेते हैं डायबिटिक्स के लिए तो इट्स वेरी गुड। देन अगर हम एक सिंपल वे में, मैं चाहूँगी कि एक अपन डेली शेड्यूल प्लान करें। सपोज किसी का तो एक सैम्पल प्लान कैसा होना चाहिए, तो हम हमेशा डायबिटिक्स को सजेस्ट करते हैं कि स्टार्ट योर डे विथ सम रेमेडी, वाटर रेमेडीज़ जो हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि किचन में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे ही डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं। ओके। जो मैं मेरे पेशेंट्स को देती हूँ एंड वेरी इफ़ेक्टिव। और अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, पर बेटर ही अगर आप इसको कोई भी यूज़ करे तो किसी भी अपने न्यूट्रिशनिस्ट से सजेस्ट करने के, कंसल्ट करने के बाद ही इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। जैसे आपने सुना होगा मेथी दाना जी, इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर डायबिटिक्स। इसको हम मेथी दाने को पानी, मतलब रात में भिगा कर उसका मॉर्निंग में पानी बॉईल करके ले सकते हैं। मेथी दाना, अजवाइन और एक चीज़ होती है काली जीरी, इसका एक मिक्सचर बनता है, सेक कर पाउडर बनता है, उसको लेने से शुगर कंट्रोल होता है। देन एलोवेरा, हर एक के घर में एलोवेरा का प्लांट होता है, बहुत नॉर्मली मिलता है। उसकी प्लांट की जो फ्रेश जेल होती है वो अगर आप कंज्यूम करते हैं फॉर सम सच टाइम पीरियड, अब वो भी डिसाइड करते हैं हम डोसेज एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डायबिटिक्स। आपने एक नॉर्मल सुने होंगे सदा सुहागन के जो 12 मासी के फूल आते हैं, ये पिंक कलर के और वाइट कलर के, दैट हैव वेरी गुड इफेक्ट्स ऑन डायबिटिक्स। ये सब घर की ही नुस्खे हैं, है ना। देन सिनेमन, दालचीनी, जिसको आपने सुना होगा दालचीनी, तो दालचीनी को भी हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं। हम उसका सिंपली उसको गलाकर उसका पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो दालचीनी इज़ वेरी गुड इफेक्ट ऑन डायबिटीज़। हल्दी, हमारे घर में होता है हल्दी का पानी, अगर आप लेते हैं इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। सो हल्दी हुआ एंड दालचीनी हुआ, काली मिर्ची। ओके। तो ये सब नुस्खे रहते हैं कि इनको किसी चीज़ को हम सोक करके सजेस्ट करते हैं, किसी का पाउडर्ड फॉर्म सजेस्ट करते हैं। और उसको हमने आम के पत्ते आपने सुने हैं, आम के पत्ते को भी हम भिगाकर उसका जो मॉर्निंग में जूस निकलता है उसको बॉईल करके लेते हैं, इट कंट्रोल्स योर शुगर। करेले का जूस, इट कंट्रोल्स योर शुगर। ये सारे फूड रेमेडीज़ हैं। ओके। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इनके साथ में दवाइयाँ नहीं लेनी हैं, दवाइयाँ आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड हैं गो विद दैट, लेकिन ये अगर आप अपन लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं तो ग्रेजुअल आपका शुगर लेवल नॉर्मल की तरफ आता है। रिवर्स 100% शुगर कभी नहीं होगी, पर हाँ रिस्क लेवल्स के अंडर अपन आ सकते हैं। तो वी सजेस्ट अवर पेशेंट टू स्टार्ट विद सम ऑफ दीज रेमेडी वाटर्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन वी डिसाइड एंड वी गिव। उसके बाद में देन वी सजेस्ट फॉर वॉकिंग, जितना आप वॉक कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर एज। अगेन वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस और वॉकिंग, इसको आप मतलब ऑल्टर करते रहो। 2 दिन वॉक कर लिया, 1 दिन जॉग कर लिया, फिर कुछ लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस 1-2 दिन कर ली। स्विमिंग इज़ बेस्ट फॉर दीज पीपल। तो 30 मिनट्स का कुछ वर्कआउट आप मॉर्निंग में रखें। ओके। देन कम ऑन योर टी, और बाय 9 o'clock 8:39 टेक योर ब्रेकफास्ट, विच शुड बी अ किंग ब्रेकफास्ट, फुल ऑफ प्रोटीन्स, फुल ऑफ फाइबर्स। हमको आलू का पराठा नहीं खाना है सुबह, हमको स्प्राउट्स खाने हैं फुल ऑफ फाइबर्स, प्रोटीन्स। यू कैन हैव मिल्क, यू कैन हैव दीज जो मैंने आपको बताएं, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इनका पाउडर आप बना लें सेक कर, सभी चीज़ें वो आप 2 से 3 चम्मच आप ले लें विद मिल्क अलॉन्ग विद स्प्राउट्स। दाल का कोई भी प्रिपरेशन जैसे चीला है ये आप ले लें। सो योर ब्रेकफास्ट शुड बी हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, ताकि आपको मॉर्निंग में फुलनेस आ जाए। ठीक है, और ये प्रोटीन्स हमेशा धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। ओके। तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं होने देते हैं। देन से अराउंड 1 o'clock 12:31 शुड गेट योर लंच। अब इसमें एक बहुत मेन चीज़ आपको बता रही हूँ कि सीक्वेंस ईटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डायबिटिक पीपल। ओके। सीक्वेंस ईटिंग मतलब खाना तो आपके सामने परसा हुआ है, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट विद हाई फाइबर।
तो वो भी एक तरीका होता है खाने का, उससे यही हमको ले दे के काम वही करना है कि इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है कम, तो हमको शुगर लेवल एकदम बढ़ने नहीं देना है। आपने फाइबर खा लिया तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या डिपॉजिट हुआ जाके, फाइबर। तो वो इतनी जल्दी ग्लूकोज बनाता ही नहीं है, तो ग्लूकोज धीरे 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 बनेगा, उसको धीरे 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 हमारी दवाइयाँ और इंसुलिन कम कर लेंगे, तो स्पाइक नहीं होगा एकदम से। तो स्टार्ट विथ सैलेड्स, देन कम ऑन द ग्रीन्स, वी कॉल इज लाइक, ऐसे हम लोग बोलते हैं, कम ऑन देन योर ग्रीन्स, देन योर बीन्स, दालें, और फिर आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो टेक 1 चपाती और राइस वॉट एवर यू लाइक। हमको क्या लगता है, हमको जब भूख लगती है तो वी स्टार्ट विथ रोटी सब्जी, तो वो 2 रोटी 3 रोटी खाने में आ जाती है, तो हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया। तो हमेशा पहले धीरे धीरे आप सैलेड्स खाइए, उसके बाद में आप अपने जो भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन्स, ऑलवेज टेक दैट, देन कम ऑन द बीन्स, दालें आप खाओ, धीरे धीरे खाओ, और फिर आपकी चपाती। तो दिस सीक्वेंस में आप खाना खाएं, अराउंड 1 o'clock आपका लंच लें, फिर फ्रीक्वेंट पोर्शंस में आपको खाना चाहिए डायबिटिक्स को, क्योंकि हंगर उनको लगता है, स्पाइक्स आते हैं हंगर के, तो अराउंड 4 o'clock समझ लो कुछ स्नैक्स आप लो, उसमें भी आप हेल्दी ऑप्शंस ही ऑप्ट करिए, जैसे आपने रोस्टेड मखाने ले लिए, अगेन यू कैन हैव चीला वगैरह, थोड़ा सा कुछ ले लिया, और इन केस कभी क्रेविंग्स आ गई बाहर की, क्रेविंग्स आती ही है, आनी ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आ गई तो आएगी ही, तो उसको बैलेंस ही करना हमारे हाथ में है। अगर आपने कुछ खाया है, सपोज आपको जाना है, मालूम है आज मैरिज में जाना है, तो वहाँ पर आपको स्वीट भी खाने का मन होगा, एवरीथिंग यूल हैव, तो ट्राई कि आपका लंच आप बिल्कुल लाइट ले लो, है ना। इस तरीके से अगर आप बैलेंस कर लेते हो, या अपन, बट इसमें फिर उस टाइम भी फिर ओवर ईटिंग नहीं हो जाती है? नहीं, पोर्शन कंट्रोल अपने को थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ता है, ओवर ईटिंग तो नहीं होती, क्योंकि आप हमेशा, मैं अगर आपको बता रही हूँ कि फिर स्टार्ट विद सैलेड, ओवर कैलोरीज या ओवर कार्ब्स, इफ यू टुक, आपने लिया है, पता चल गया, तो आप उसको नेक्स्ट डे से बैलेंस करो, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, चाहे ओबीज हो चाहे डायबिटिक्स हो, कभी ना कभी खाने में आता है, क्रेविंग्स भी होती है, डेजर्ट्स भी खाते हैं मेरे पेशेंट्स, लेकिन हाँ वो वाला ट्रेंड खत्म कर दो कि सुबह शाम मीठे के बिना चलता ही नहीं है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। वंस अ वाइल खाया है तो आप उसको नेक्स्ट मील से आप राइस मत लो, आप रोटी मत लो, आपने कार्बोहाइड्रेट इधर खाया है तो उधर मत लो, ऐसे करके आप उसको रिप्लेस करो। और मेजर टिप फॉर अ डायबिटिक कि 6:37 PM आपका मेजर डिनर फिनिश अप कर लो। आपने अगर लेट नाइट खाया है, फूड कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज बना, यूज़ हुआ नहीं, तो शुगर तो बढ़ेगी बॉडी में। तो बेटर है आपने 7 बजे तक खाना खा लिया, आप सो रहे हो 10 साढ़े 10 बजे तक, तो 4 घंटे चला फिरी में वो चीज़ मेटाबोलाइज हो जाती है। और मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप खाना पूरा खाओ, सब्जी रोटी दाल चावल रात में, क्योंकि अभी नॉर्मल नहीं है बॉडी। हम जो ये प्रॉपर मील्स की बात करते हैं एक नॉर्मल बंदे के साथ करते हैं। अब यू आर मेडिको, है ना, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, आप डायबिटिक भी हो सकता है आपको किडनी इश्यूज भी हैं, हो सकता है साथ में आप मोटे भी हो, तो अपना एनालिसिस खुद करो। और अगर लगता है कि मेरा सारा दिन तो बैठने का है, अब मेरे को ऐसा कोई खास काम है नहीं डिनर के बाद, तो मेक इट लाइटर। हम क्या कर सकते हैं, सैलेड्स आप अच्छे से लीजिए, मिक्स वेजिटेबल सूप्स लीजिए, न्यूट्रिएंट वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, पर क्वालिटी चेंज कर दो फूड की। रात को आलू का पराठा, आपने क्या होता है जनरली कि पूरी फैमिली साथ में बैठी है, रात को ही हम इकट्ठे होते हैं तो हम प्रॉपरली खाएंगे ही, तो वो इमोशंस अभी थोड़ा सा इधर रख के अपनी बॉडी का एनालिसिस करके उस तरीके का आप डिनर ऑप्ट करिए, ताकि लाइट डिनर रहेगा तो बॉडी के लिए इजी रहेगा उसको डाइजेस्ट मेटाबोलाइज करना है। नाउ हेल्प योर सेल्फ, अंदर से वैसे ही वो बीमार है, तो अब उसको वैसा खाना मत दो कि जो बाकी ऑर्गन्स पे और लोड डाले और कुछ प्रॉब्लम हो। दैट्स इट। मज़ा आया बहुत सारी चीज़ जान के। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। लोगों को सुननी चाहिए चीज़ें, और जो ऐसा लगता है कि हाँ मैं डायबिटीज़ के प्रोन हो सकता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं, डेफिनेटली बच सकती हैं। मतलब एम्फेसिस में फिर भी बोलूँगी कि लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, लास्ट भी हमने यही इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, समय पे सोना, समय पे उठना, प्रॉपर एक्सरसाइज होना, टाइमली खाना,
ये चीज़ें अगर आपने अडॉप्ट कर ली, डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में आ गया, तो कोई भी डिजीज़ रिवर्स 100% तो नहीं, लेकिन हाँ आप उसको मिनिमाइज उसके सारी चीज़ें कर सकते हो, बाकी आउटकम्स नहीं होंगे। अब भाई एक अलर्ट अगर आपको मालूम पड़ गया है कि डायबिटीज़ है, तो अब उससे होने वाली प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी क्या क्या हो सकती हैं, अब वो रोकनी है हमको। और इसको रिवर्स में लेके आने के लिए अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर लाइफस्टाइल रखते हैं, तो थिंग्स कैन बी मैनेज्ड इजीली, लेटर लॉन्ग लाइफ। उसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ऐसी हम इन्फॉर्मेशन और लाते रहेंगे। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।